हमारी बाकी की रात जागते गुजर गई। हमारे स्ट्रेचर बैरियर जख्मियों को उठा उठा कर एक जगह लाते रहे। बटालियन के साथ एक डॉक्टर भी था जिसका ओहदा कैप्टन का था और उसके साथ उसका अमला भी था। इब्तदाई मरहम पट्टी वगैरह का पूरा इंतजाम था। ये तो सिर्फ मैं जानता था कि गोरीलों ने हमारी बटालियन पर रास्ते में ही क्यों हमला कर दिया। हमारी बटालियन जिस ऑपरेशन ऑर्डर के मुताबिक जा रही थी वो ऑपरेशन ऑर्डर इंडोनेशियन गोरीलों तक पहले ही पहुंच चुका था। मैं बहुत खुश था कि गोरीलों के एक खास मुकाम पर हमने हमला करना था, लेकिन उसके बजाय गोरीलों ने रास्ते में ही हम पर हमला कर दिया। मुझे तवक्को ये थी कि हम हदफ के मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो वहां हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और रात को हम पर गोरीलों का हमला होगा, यानी शिकारी ने खुद शिकार होना था। लेकिन इंडोनेशियन गोरीलों ने हमारी बटालियन को हदफ के मुकाम तक पहुंचने ही ना दिया। सुबह हुई तो पता चला कि हमारी बटालियन के 42 जवान मारे गए हैं और 121 शदीद जख्मी हुए हैं और मामूली जख्मों वालों की तादाद भी कुछ कम नहीं थी। ये भी पता चला कि इंडोनेशियन गोरीलों की सिर्फ 4 लाशें मिली हैं और जख्मी एक भी नहीं मिला। वो लोग जख्मी को किसी हालत में पीछे छोड़कर नहीं जाया करते थे। एक जख्मी को उठाने पर वो 2-2, 3-3 आदमी कुर्बान कर दिया करते थे। ए कंपनी के जो 4-5 जवान मारे गए थे उनमें एक लाश नायक नूर आलम की थी। सिपाही मोहम्मद शफी भी उसके साथ था, लेकिन वो बच गया था। सिपाही शफी ने यह अजीब बात सुनाई कि लांस नायक नूर आलम बी कंपनी के एक नायक की गोलियों से मरा है। बी कंपनी हिंदुओं की कंपनी थी। उनकी एक सेक्शन बटालियन कैंप से जरा दूर एक टीकरी पर अपनी पोस्ट कायम किए हुए थी। उसमें 8 जवान थे जिनका कमांडर एक नायक था। सिपाही शफी ने तो ये सबको बताया कि लांस नायक नूर आलम उस हिंदू नायक की मशीन गन की गोलियों से मरा है, लेकिन असल जो बात थी वो हर किसी को बताने वाली नहीं थी। मैं आपको वो बात सुना देता हूँ, दरअसल यही बात सुनने वाली है। शफी ने यह बात मुझे और हवालदार अमीर खान को अलग बिठाकर सुनाई थी। उसे किसी तरह पता चल गया था कि हमारा राब्ता इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ है। शफी की जज्बाती हालत ये थी कि वो नूर आलम की मौत पर रोता था और आहें भरता था। मैं कहता हूँ कि इतना दुख अपने भाई की मौत पर ही हो सकता है। शफी ने हमें राजदारी के लहजे में यह बात यूं सुनाई कि उसकी कंपनी को हुक्म मिला कि वो फलां तरफ निकल जाए और गोरीलों को तलाश करे। कंपनी जंगी तरतीब के मुताबिक फैलती जा रही थी। इलाका टीकरियों और चट्टानों वाला था और जूं-जूं वो आगे बढ़ते जाते थे जंगल घना होता जा रहा था। हुआ यूं कि लांस नायक नूर आलम और सिपाही शफी अपनी कंपनी से कुछ अलग हो गए। ये कोई गलती नहीं थी, ना ये कोई गैर फौजी कार्रवाई थी। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि उन दोनों को महसूस ही ना हुआ कि वो कंपनी से कुछ ज़्यादा दूर हो गए हैं। दोनों को मालूम था कि उन्हें एक फ़ौजी रस्म पूरी करने के लिए भेजा गया है। ये मुमकिन ही नहीं था कि कोई गोरीला उनके हाथ चढ़ जाता। दोनों जा रहे थे तो एक घनी झाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दोनों रुक गए। चांदनी और ज़्यादा साफ हो गई थी। चूंकि वो जंगलाती इलाका था इसलिए चांदनी मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा शफाफ और चमकदार होती थी। नूर आलम के पास स्टेन गन थी और शफी के पास राइफल। दोनों अपने हथियारों की नालियां झाड़ी की तरफ करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और पूछा, कौन है? कराहनी की आवाज़ों के साथ ये आवाज़ आई, आगे आ जाओ। आवाज़ बड़ी ही कमज़ोर थी और लहजा कराहने वाला ही था। ये अल्फाज उर्दू में बोले गए थे, इसलिए कोई शक व शुबा नहीं था कि ये कोई अपना आदमी है। दोनों इकट्ठे ज़रा तेज़ कदम उठाते वहां पहुंचे तो देखा कि एक आदमी जिसकी वर्दी इंडियन आर्मी वाली नहीं थी पीठ के बल पड़ा था और उसके हाथ में टॉमी गन थी जो उसने उन दोनों पर तान रखी थी, यानी उसकी नाली उन दोनों की तरफ थी। दोनों अपने हथियार नीचे रख दो, उस आदमी ने कहा। मेरी उंगली ट्रिगर में है। तुम हवालदार गुलाम नबी तो नहीं? लांस नायक नूर आलम ने उसके करीब घुटनों के बल होकर कहा। नूर आलम हो? उस आदमी ने पूछा और बोला, मैं गुलाम नबी ही हूँ। मैं इतना ज़्यादा ज़ख्मी हूँ कि बैठ भी नहीं सकता। मेरे साथ क्या सलूक करोगे? ये मत भूलना कि तुम भी मुसलमान हो। शफी ने हमें सुनाया कि हवालदार गुलाम नबी से अच्छी तरह बोला नहीं जाता था। नूर आलम और शफी को मालूम था कि गुलाम नबी इंडोनेशियन गोरीलों के पास चला गया है। ये तुम बताओ कि हम तुम्हारे साथ क्या सलूक करें? नूर आलम ने कहा। जहाँ कहोगे उठाकर वहीं तक ले जाएंगे। गुलाम नबी ने पानी मांगा। हर फौजी के पास पानी की बोतल हुआ करती थी। नूर आलम और शफी ने बैक वक्त अपनी अपनी बोतल खोली और गुलाम नबी ने हाथ बढ़ाकर नूर आलम से बोतल ले ली और पानी पी लिया। उसने उन्हें कहा कि वो उसे यहाँ से उठाकर कुछ दूर तक पहुँचा दें और खुद वापस जाएं। वो कहता था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब था कि इंडोनेशियन गोरीले, उसने कहा कि अब तो वो चले गए हैं लेकिन उसकी तलाश में ज़रूर आएंगे और उसे उठाकर ले जाएंगे। अगर अंग्रेज़ों से तरक्की लेने के लालच में मुझे उठाकर बटालियन में ले जाना चाहते हो तो यहीं पड़ा रहने दो। गुलाम नबी ने कराहती हुई आवाज़ में कहा। लानत है हम पर अगर हम तुम्हें ऐसा धोखा दें। नूर आलम ने कहा। ज़ख्म कहाँ हैं?
गुलाम नबी ने उन्हें बताया कि उसकी बाएं टांग पर मशीन गन की 4-5 गोलियां लगी हैं और शायद हड्डी बच गई है। बाएं बाजू पर भी 2 या 3 गोलियां लगी थी और वो कहता था कि बाजू की हड्डी भी शायद बच गई है और गोलियों ने पट्टे काट दिए हैं। उसका खून बड़ी तेजी से बह रहा था। नूर आलम और शफी ने कहा कि उनके पास फील्ड पट्टियां हैं, वो टांग और हाथों पर बांध देंगे, लेकिन गुलाम नबी ने कहा कि ये पट्टियां काफी नहीं होंगी और वो उन दोनों को ज्यादा देर तक वहां रोकना भी नहीं चाहता। नूर आलम और शफी ने बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया था। खतरा ये कि वो अपनी कंपनी से अलग हो गए थे और उन्हें फिक्र ही नहीं था कि कंपनी कहाँ जा निकली होगी। उन्होंने गुलाम नबी के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का इरादा कर लिया। सिपाही मोहम्मद शफी ने हमें सुनाया कि ये गुलाम नबी की ही हिम्मत और बर्दाश्त थी कि वो बेहोश नहीं हुआ था। वैसे उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। उन दोनों ने उसे मिलकर उठा लिया। गुलाम नबी 6 फुट कद का घुटे हुए जिस्म वाला जवान था और अल्लाह ने उसे बड़ी जिस्मानी ताकत दी थी। असल ताकत तो उसका ईमान था। नूर आलम और शफी भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि गुलाम नबी की जख्मी टांग और जख्मी बाजू को संभालना मुश्किल हो रहा था। कोई और ज़रा कमज़ोर आदमी होता तो वो उन जख्मों से मर ही चुका होता। गुलाम नबी बार बार पानी मांगता था और ये दोनों उसे पानी पिलाते रहे। गुलाम नबी ने कराहते हुए उन्हें बताया कि इस गोरीला हमले का कमांडर वो खुद था। वो कैंप के अंदर चला गया था और उसे यकीन था कि उसने 10-12 फौजी तो मार लिए थे और कई एक को जख्मी किया था और निकल भी आया। गोरीले ज्यादा देर नहीं ठहरा करते। गुलाम नबी जब कैंप से दूर निकल आया तो पीछे से उस पर मशीन गन फायर हुई थी। तकरीबन 1 मील दूर गए होंगे कि गुलाम नबी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उसे जमीन पर लिटा दें। मेरा ख्याल है फासला 1 मील से कुछ ज्यादा कम था। तीकरियां और चट्टानें इतनी ज्यादा थीं कि चंद कदमों पर मुड़ना पड़ता था। बहरहाल गुलाम नबी महफूज जगह पहुंच गया था। अब एक काम करो, गुलाम नबी ने नूर आलम और शफी से कहा, गीदड़ की आवाज़ें निकालो फिर चुप हो जाओ। शहरों के लोग शायद गीदड़ की उस आवाज़ से वाकिफ ना हो जो रात को गीदड़ इकट्ठे होकर निकाला करते हैं। देहात के लोग इन आवाज़ों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। पहले एक गीदड़ बोलता है और फिर जितने गीदड़ वहाँ मौजूद होते हैं या जिन गीदड़ों तक ये आवाज़ पहुँचती है वो मिलकर बोलते हैं और फिर सब इकट्ठे ही खामोश हो जाते हैं। मैं उस आवाज़ से वाकिफ़ हूँ क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ। नूर आलम और शफी ने गीदड़ों जैसी आवाज़ें निकाली और चुप हो गए। 1-2 मिनट गुजरे होंगे कि गुलाम नबी के कहने पर उन्होंने फिर ऐसी ही आवाज़ें निकाली। उनकी आवाज़ें बिल्कुल गीदड़ों जैसी थीं। उन्हें ये आवाज़ें 3 बार निकालनी पड़ी और कुछ दूर से ऐसी ही आवाज़ें सुनाई दी जैसे एक गीदड़ बोल रहा हो। अब गुलाम नबी ने उन्हें कहा कि बस अब तुम ना बोलना, अब अगर चले जाओ तो अच्छा है। गुलाम नबी ने कहा, तुम्हें इतनी देर कंपनी से अलग नहीं रहना चाहिए, कहीं पकड़े ही ना जाओ। हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। शफी ने कहा, पकड़े गए तो भागकर हम भी इंडोनेशियनों के पास चले जाएंगे। लांस नायक नूर आलम ने भी यही बात पुरजोश लहजे में कही। गुलाम नबी ने उन्हें कहा कि एक बार फिर गीदड़ों की तरह बोलो। दोनों फिर गीदड़ों के अंदाज से चीखे तो करीब से ही गीदड़ की आवाज़ आई। चंद मिनट ही गुजरे थे कि 3 आदमी आते नजर आए। गुलाम नबी ने नूर आलम और शफी से कहा कि वो बैठ जाएं ताकि आने वालों को कोई शक ना हो और अगर उन्हें शक हो गया तो वो फौरन गोली चलाकर दोनों को ख़त्म कर देंगे। इतने में 3 इंडोनेशियन आए और गुलाम नबी ने उनकी ज़बान में कुछ कहा और वो दौड़कर गुलाम नबी तक पहुंचे और जब उन्होंने नूर आलम और शफी को देखा तो कुछ हैरान हुए। गुलाम नबी कुछ इशारों में और कुछ इंडोनेशियन अल्फाज में उनके साथ बात करता था। मालूम होता था कि वो भी इंडोनेशियन ज़बान में अपना मतलब बयान नहीं कर सकता। 3 इंडोनेशियन ने उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन सिर्फ 2 ने उन दोनों को बारी बारी गले लगाया और कहा, मुस्लिम समा समा। लेकिन तीसरा इंडोनेशी पीछे ही खड़ा मुस्कुराता रहा। गुलाम नबी ने उन्हें बताया कि यह जवान लड़की है, इसलिए ये उन्हें उन दोनों की तरह नहीं मिली। अच्छा दोस्तों, गुलाम नबी ने लेटे लेटे हाथ ऊपर किया और कहा, तुम दोनों चले जाओ, मेरे साथी पहुंच गए हैं। तुमने ये जो नेकी की है इसका अजर तुम्हें अल्लाह से मिलेगा। दोनों ने गुलाम नबी के साथ हाथ मिलाए, फिर इंडोनेशियनों के साथ हाथ मिलाए और वहां से चल पड़े। उन दोनों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि उन्हें गीदड़ों की तरह क्यों बुलवाया गया था। ये इशारा था जिससे गोरीले एक दूसरे को बताते थे कि वो कहाँ हैं या वो एक दूसरे को मदद के लिए बुलाते थे। मैं आपको यही बता देता हूँ कि ऐसी आवाज़ें हर रोज़ या हर एक्शन में नहीं निकाली जाती, बल्कि हर बार कोई और ही आवाज़ मुकर्रर की जाती है। सिपाही मोहम्मद शफी ने हमें सुनाया कि वो वहाँ से चल पड़े और फिर दौड़ने लगे। शफी कहता था कि गुलाम नबी ने उनका ईमान ताज़ा कर दिया था। वो बादिल नखास्ता वहाँ से आए। ये गुलाम नबी की अक्लमंदी थी कि उसने दोनों को चले जाने को कहा था। अगर ये दोनों अपने जज्बात की पैरवी करते तो उन इंडोनेशियनों के साथ ही चले जाते, लेकिन गुलाम नबी जज्बात में आने वाला बंदा नहीं था। ये दोनों दौड़ते हुए आए और कुछ दूर आकर ज़रा आहिस्ता चलने लगे और आपस में ये सलाह मशवरा करने लगे कि कंपनी से अलग होने की क्या वजह बताएंगे। शफी ने एक बात सोची
एक बात नूर आलम ने सोची, लेकिन दोनों के बहाने कोई इतने काबिल कबूल नहीं थे। उन्होंने अपने लिए एक मसला ये भी पैदा कर लिया था कि गुलाम नबी का खून उन दोनों की वर्दियों पर लग गया था, और यह खून कोई थोड़ा सा नहीं था जिसे ये छुपा लेते। उसका इलाज उन्होंने ये सोचा कि अपनी बटालियन का कोई जख्मी या कोई लाश तो ज़रूर मिलेगी, उसे उठा लेंगे और कैंप में ले जाकर फेंक देंगे और कहेंगे कि ये तो जख्मी था इसलिए इसे उठा लिया था और रास्ते में मर गया। वो कैंप से अभी कुछ दूर थे कि नूर आलम को ठोकर लगी और वो आगे को गिर पड़ा। उठकर देखा और शफी ने तो पहले ही देख लिया था कि वो लाश थी। चांदनी में ठीक नजर आ रहा था कि वो मरा हुआ इंडोनेशियन गोरिल्ला था। उसकी टॉमी गन उसके करीब ही पड़ी हुई थी। लो नूर भाई, शफी ने कहा, हमारा तो काम ही बन गया। अल्लाह सबब बनाने वाला है। उसके हथियार संभालो और बयान ये देंगे कि इसे हमने मारा है और ये भाग रहा था और हम इसे उठाकर ला रहे थे तो ये यहाँ आकर मर गया और इसे हमने वहीं फेंक दिया। नूर आलम को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी ज़ाते बारी ने उनके बचने की सूरत पैदा कर दी थी। उन्होंने उस इंडोनेशियन की टॉमी गन उठा ली, मैगजीनें भी ले लीं और उसकी बेल्ट में से उसका खंजर भी निकाल लिया। शफी ने हमें सुनाया कि नूर आलम ने कहा कि फायरिंग बहुत देर से बंद हो चुकी है, इसलिए ये जाहिर करने के लिए कि हमने इस इंडोनेशियन गोरिल्ले पर फायर किया था, राइफलों से कुछ राउंड फायर कर देते हैं। ये बात भी ठीक थी। दोनों ने हवा में 3-3 राउंड फायर कर दिए और वहां से चल पड़े। उन्हें मालूम नहीं था कि थोड़ी ही दूर एक टेकरी पर अपनी एक पोस्ट है। दोनों उस पोस्ट से थोड़ी ही दूर रह गए तो पोस्ट से एक लाइट मशीन गन फायर हुई, जिसके 3-4 राउंड नूर आलम के सीने में लगे और पार हो गए। उस वक्त शफी उससे थोड़ी ही दूर था। वो तजर्बाकार सिपाही था, उसने जंग अजीम लड़ी थी। उसने करीबी दरख्त की तरफ डाइव लगाई और दरख्त के तने के पीछे पेट के बल गिरा। मशीन गन दाएं से बाएं फायर करती आ रही थी। गोलियां शफी के ऊपर से गुजर गईं। उसने निहायत गंदी गालियां देकर बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा कि हम ए कंपनी के जवान हैं, फायर मत करो। लेकिन ये फायर अपना काम कर गया था। शफी उठकर नूर आलम के पास गया तो वो मर चुका था। शफी ने इंडोनेशियन की टॉमी गन और खंजर और मैगजीनें उठाई और नूर आलम की लाश को दूसरे कंधे पर डाल लिया। वो रोता और गालियां देता हुआ वहां से चल पड़ा। वो मदद के लिए भी पुकार रहा था, लेकिन जिस पोस्ट से मशीन गन फायर हुई थी वहां से कोई भी उसकी मदद को ना आया। वो नूर आलम की लाश भी उठाए हुए था और उसकी स्टेन गन भी, और उसके पास अपनी राइफल भी थी। इंडोनेशियन की टॉमी गन और मैगजीनें भी थीं। उसका चलना नामुमकिन हो गया था। उसने नूर आलम की लाश वहीं जमीन पर रख दी और दौड़ पड़ा और बड़ी बुलंद आवाज से कहता गया कि वो देखो, बी कंपनी के किसी गनर ने लांस नाइक नूर आलम को मार डाला है। उसकी यह पुकार सुनकर बटालियन के कई जवान और सूबेदार वगैरह उसके पास आ गए और पूछा कि उसने क्या शोर मचा रखा है। उसने बड़े गुस्से और गम की हालत में उन्हें बताया कि वहां क्या हुआ है। अंग्रेज अफसरों तक ये बात पहुंची और शफी को बुलाकर पूछा। शफी ने रोते हुए बताया कि वो दोनों अपनी कंपनी से अलग हो गए थे और उन्हें ऐसा शक हुआ कि एक गोरिल्ला छुप छुप कर भाग रहा है। उन्होंने उसका ताकुब किया और वो कहीं गायब हो गया। उसकी तलाश में वो दोनों कंपनी से अलग हो गए। आखिर वो उन्हें नजर आ गया और उस पर इतने राउंड फायर किए कि उसका जिस्म छलनी हो गया। शफी ने अपने बयान में कहा कि ये इंडोनेशियन अभी जिंदा था। नूर आलम ने उसे उठा लिया और हम दोनों कैंप की तरफ आ रहे थे कि बी कंपनी की एक पोस्ट से मशीन गन फायर हुई और उससे नूर आलम वहीं मर गया। उसने ये भी बताया कि वो नूर आलम की लाश उठाकर ला रहा था, लेकिन उन हथियारों की वजह से वो लाश को रास्ते में ही रखाया है। उसने ये भी कहा कि ये हथियार इंडोनेशियन गोरिल्ले के हैं और उसकी लाश फलां जगह पड़ी है। इतने में शफी की कंपनी वापस आ गई। उस कंपनी के कंपनी कमांडर को भी इत्तला मिल गई कि उसकी कंपनी का एक लांस नाइक बी कंपनी के एक गनर ने मार डाला है। ए और बी कंपनी के कमांडर, जो दोनों अंग्रेज और मेजर थे, शफी को साथ लेकर उस तरफ चल पड़े जहां एक जगह नूर आलम की लाश पड़ी थी और कुछ आगे इंडोनेशियन की लाश थी। उन अंग्रेज अफसरों ने उस पोस्ट पर चढ़कर देखा जहां से मशीन गन फायर हुई थी। मालूम हुआ कि उस गनर ने इस सेक्शन कमांडर हिंदू नाइक के हुक्म पर गन फायर की थी। अंग्रेज अफसरों ने नाइक से पूछा कि गोरिल्ले कभी के चले गए हैं और फायर बंद हो चुका है, तो फिर उसने मशीन गन फायर क्यों करवाई। उसके पास यही एक जवाब था कि उसे शक हुआ था कि ये गोरिल्ले हैं। अंग्रेज अफसर उसकी ये बात नहीं माने और उन्होंने 2 जवानों से कहा कि वो उस जगह चले जाएं जहां पोस्ट से नूर आलम और शफी पर मशीन गन फायर की गई थी। दोनों जवान वहां गए तो उसके कंपनी कमांडर ने ऐसा कहा कि ये देखो, साफ पता चल जाता है कि वो जवान अपने आदमी हैं। क्या इंडोनेशियन गोरिल्लों की वर्दी ऐसी ही होती है? बी कंपनी कमांडर ने पूछा। नाइक के पास कोई जवाब नहीं था। वो हिंदू था और ये पूरी कंपनी हिंदुओं की थी। मैं वाज़िया कर दूं कि ये हिंदू रहतक, हसार और करनाल वगैरह के इलाकों के रहने वाले थे। दूसरे हिंदुओं को फौज में भर्ती नहीं किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों का ख्याल था कि हिंदू तिजारती और कारोबारी लोग होते हैं। रहतक हिसार के हिंदू जंगजू तस्लीम किए जाते थे।
इसलिए उन इलाकों से फौज में भर्ती होती थी। ये हिंदू जंगजू थे या नहीं, इनकी खसलतें अपनी ही किस्म की होती थीं। लड़ाई में अगर जम गए तो सब जम गए, वरना उनमें से कोई एक भाग उठता तो पूरी कंपनी भाग उठती थी। मुसलमानों और सिखों के मुकाबले में ये हिंदू खास लड़ाके नहीं थे। बात दरअसल ये थी कि इंडोनेशियन गोरिलों ने शब खून मारा तो उनका पहला हल्ला उस पोस्ट पर आया। उस नाइक की सेक्शन के 4 जवान मारे गए और 2 बुरी तरह जख्मी हुए। ये नाइक तो यूं समझें छाछ को फूंक फूंक कर पी रहा था। उस पर गोरिलों की ऐसी दहशत तारी हो गई थी कि उसे अपने 2 जवान आते नजर आए तो उन पर मशीन गन का फायर करवा दिया। ये थी लांस नाइक नूर आलम की मौत की असल कहानी, जिसके पसे मंजर से सिर्फ मैं और हवालदार अमीर खान वाकिफ थे। सिपाही मोहम्मद शफी ने ऐसी अक्लमंदी से यह बयान दिया कि किसी ऑफिसर को शक भी ना हुआ कि ये इंडोनेशियन गोरिलों से भी मिलाया है, और बटालियन के एक भगोड़े हवालदार गुलाम नबी को उठाकर इंडोनेशियन गोरिलों के हवाले भी कराया है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने अपनी आंखों देखा और वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं भी वहीं था जब सिपाही शफी चीखता चिल्लाता कैंप में आया था। उसने जब ये कहा था कि उसमें और नूर आलम ने एक इंडोनेशियन गोरीले को मारा है और उसके हथियार ले आए हैं, तो मेरे बस में होता तो मैं आगे बढ़कर शफी के मुंह पर थूक देता। इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ हमने मस्जिद में बैठकर भाईचारे का जो वादा किया था, शफी ने वो तोड़ दिया था। ये एक गुनाह था। हमें तो उसने तीसरे रोज असल बात बताई थी। मैं आपको उस रात की बात सुनाता हूँ जिस रात नूर आलम मारा गया था। रात को अंग्रेज अफसरों ने इस मामले को इतना संजीदा या संगीन नहीं समझा। जंग में ऐसे हो ही जाता है कि अपने आदमी अपने ही किसी आदमी की फायर की जद में आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह बटालियन में कोई और ही सूरत हाल पैदा हो गई। सूरत हाल ये पैदा हुई कि बटालियन के मुसलमानों ने खुसर पुसर शुरू कर दी थी कि उस हिंदू नाइक ने मुसलमान लांस नाइक को दानिस्ता मारा है, और इसलिए मारा है कि फौज के मुसलमान इंडोनेशियन मुसलमानों के दोस्त बने हुए हैं और मुसलमान फौज से निकलकर इंडोनेशियन मुसलमानों के पास जा रही हैं। जिस तरह मुझे शफी पर गुस्सा था कि उसने एक इंडोनेशियन को मारा है, इसी तरह ए और डी कंपनी के जवानों और ओहदेदारों में गुस्से की लहर पैदा हो गई कि हिंदू नाइक ने नूर आलम को दानिस्ता मारा है। ये खुसर पुसर उन दोनों मुसलमान कंपनियों के सूबेदारों तक पहुंची। उनमें एक सूबेदार मोहम्मद अशरफ था और दूसरा सूबेदार नजर शाह था। ये दोनों भी इंडोनेशियन मुसलमानों को अपना भाई और उन पर फायर करने को गुनाह समझते थे। उन दोनों सूबेदारों ने कंपनी कमांडर को बताया कि बटालियन के मुसलमानों में हिंदुओं के खिलाफ एहतजाज पैदा हो गया है जो खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकता है। ये तो हम देख रहे थे कि हिंदू और सिख इंडोनेशियन मुसलमानों को गालियां दिया करते थे और उन्हें अंग्रेज़ों और अमरीकियों का नहीं बल्कि अपना दुश्मन समझते थे।